हेलो हाय फ्रेंड्स, चलिए लगाते हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसमें अरिहंत का है। इसमें सामने ही सॉल्यूशन दिया रहता है। तो देखिए इसमें प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है जो 2024 में हुआ है, 14 दिसंबर को, 7 जुलाई को और 21 जनवरी को। वो यहाँ पे 3 प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है, बाकी 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। चलिए हम लोग पहले प्रीवियस ईयर लगाते हैं, देखते हैं। एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि सीडीपी का अलग वीडियो रहेगा, फिर बाकी के सब्जेक्ट। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है। ये 1 to 5 पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें आप देखिएगा सीडीपी 30 नंबर का है, लैंग्वेज पेपर 1 30 नंबर का, लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत लीजिए चाहे इंग्लिश लीजिए 30 नंबर का रहेगा, गणित रहेगा 30 नंबर का और ईवीएस रहेगा 30 नंबर का। ये है 1 to 5 के लिए जो पेपर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए तो लगाते हैं सेट। यहाँ हम देखेंगे, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। महारत्न उन्मुख शिक्षार्थी सामान्यतः सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का श्रेय डैश को देते हैं। यहाँ आंसर 4 नंबर सही है। बोल रहा है कि सफलता का श्रेय जो है योग्यता, देखिए सब में योग्यता ही दिया हुआ है, और असफलता का श्रेय जो है वो अपर्याप्त कोशिश को देंगे। ठीक है, कोई असफल इसलिए हो जाता है क्योंकि अपर्याप्त मतलब भरपूर कोशिश नहीं करता है। बाकी दिया हुआ है 1 नंबर में किस्मत नहीं कुछ करेगा। योग्यता की वजह से सब सफल होता है, ठीक है, लेकिन असफल होने का जो कारण इसमें बताए हुए हैं खराब किस्मत से कुछ नहीं होना है। यहाँ किस्मत, निम्न योग्यता, ऐसा कुछ नहीं है, अपर्याप्त कोशिश। ठीक है, कोशिश हम उतना नहीं किए जितना करना था। ठीक है, बाकी आप इसका व्याख्यान देख लीजिए कैसे आंसर दिया हुआ है, एक बार सुन लीजिएगा। महारत्न उन्मुख शिक्षार्थी अपने सफलता का श्रेय अपनी योग्यता और कोशिश को देते हैं, जो व्यक्तिगत विकास के सुधार में विकास को दर्शाता है। जब वे सफलता का सामना करते हैं तो वे अपर्याप्त कोशिश का परिणाम मानते हैं। जरूरत से ज्यादा कोशिश का ही परिणाम मानते हैं जब वो सफल हो जाते हैं, ना कि निश्चित गुणों या बाहरी कारकों का, है ना। यह मानसिकता लचीलापन बढ़ाती है जो उन्हें पराजित महसूस करने के विपरीत कड़ी मेहनत करने और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो कोई अगर असफल है इसका मतलब है वो कोशिश कम किया है। ठीक है, ना कि वो अयोग्य है चाहे निम्न योग का है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसमें मोतियों को, इसमें आंसर हो जाएगा आगे और भी पढ़ लीजिएगा। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी है। अलग अलग संस्कृति में रहने वाले हम शक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। मोती के धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ये समीप दूराभिमुख पूछ रहा है, का सिद्धांत पूछ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत बताता है कि विकास और मोटर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए हम आगे पढ़ ले रहे हैं। विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत बताता है कि विकास और मोटर कौशल शरीर के केंद्र से बाहर की ओर चरम सीमाओं की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे पहले घर के पास अपनी बड़ी मांसपेशियों का नियंत्रण प्राप्त करते हैं। पहले घर के पास अपनी बड़ी मांसपेशियों का नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें गेंद जैसी वस्तुओं को पकड़ने में मदद मिलती है। धीरे धीरे वे अपने हाथों और उंगलियों में कुशल मोटर कौशल विकसित करते हैं, जिससे वे मोतियों को पिरोने जैसे अधिक सटीक कार्य करने में सक्षम होते हैं। यह क्रम शारीरिक और मोटर
विकास में बाहरी दिशा को उजागर करता है। ठीक है, तो एक बार सॉल्यूशन पढ़ना जरूरी है, सुन लीजिएगा, कुछ ना कुछ मिल जाता है इसके सॉल्यूशन से। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, चलिए ठीक है, आपको पूरा दिख रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ठीक है, विचार और आत्म नियमन की सहायता के लिए। ठीक है, स्वयं से बात क्यों करते हैं सो, ठीक है, विचार और आत्म नियमन की सहायता के लिए करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है आत्म दृष्टिकरण प्रदान करने के लिए वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कोई अनदेखा कर रहा है इसलिए नहीं वो स्वयं से बात कर रहा है क्योंकि वो आत्मा केंद्रित होता है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है, ऐसा नहीं है, उसका भी सोच तार्किक हो सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भावना एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग बच्चे अपने विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए करते हैं। आत्म नियमन में सहायता के लिए करते हैं। यह स्वनिर्देशित भाषण उन्हें योजना बनाने, समस्याओं को हल करने और अपने कार्यों को निर्देशित करने में मदद करता है। विशेषकर चुनौतीपूर्ण कार्यों के दौरान यह बाहरी मार्गदर्शन से आंतरिक आत्मनियमन और स्वतंत्र सोच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः बच्चे को खुद से बात करना जरूरी है, आत्मनियमन की में सहायता होगा, है ना। बाहरी मार्गदर्शन से आंतरिक आत्मनियमन में स्वतंत्र सोच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बच्चे सोच पाएंगे। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है? चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है? स्वालीन क्रम विकार में। आप देखिए स्वालीनता से शिकार, देखिए सामाजिक संचार में चुनौतियां स्वालीन क्रम विकार की मुख्य विशेषता है। स्वालीन क्रम विकार से पीड़ित व्यक्ति प्रायः मौखिक और गैर मौखिक संचार को समझने और उसका उपयोग करने, संबंध बनाने और सामाजिक संकेतों की व्याख्या करने में संघर्ष करते हैं। वे कठिनाइयां गंभीरता में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ये इस स्थिति की एक परिभाषित विशेषता है। ठीक है, स्वालीनता से शिकार बच्चे समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, समाज से नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है गैर मौखिक संचार। यहाँ पे स्वालीनता क्रम के विकार में पीड़ित व्यक्ति प्राय मौखिक और गैर मौखिक संचार को समझने और उसका उपयोग करने, संबंध बनाने और सामाजिक संकेत की व्याख्या करने में संघर्ष करते हैं। चलिए इसका देख लिए आगे, जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इसका, कुछ हम बोलेंगे नहीं। देखिए एक बार सॉल्यूशन इसका पढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का, वाइगोत्स्की के सीखने और विकार के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? आलंबन का मतलब होगा सहायता करना। ठीक है, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ठीक है, दिख रहा है। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उसके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। ठीक है, एक श्रेणी मतलब कोई निश्चित एक जैसा कोई चीज नहीं प्रदान करना है, किसी भी चीज में आपको सहायता प्रदान। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवाल के जवाब के लिए कहना। देखिए यहाँ पे पढ़ने के लिए अब किसी चीज को निश्चित नहीं करना है, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना। एक कौशल क्यों, कोई भी कौशल प्रदर्शन करने के लिए, चलिए देखिए, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। देखिए एक कौशल की तरफ, पढ़ने की तरफ, किसी चीज को निश्चित नहीं करना है, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना है और आवश्यकता अनुसार उसको सहायता प्रदान करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मचान का अर्थ है शिक्षार्थियों को
उनके समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD के भीतर कार्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना। ऐसे एकदम बीच का क्षेत्र, एकदम वास्तविक से आप जहां तक सोचे हुए हैं उसके बीच का क्षेत्र ही समीपस्थ विकास से क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पूरा करने के लिए, मदद करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना। ऐसे कार्य जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर पाते हैं लेकिन मार्गदर्शन के साथ पूरा कर सकते हैं। किसी भी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना और संकेत का प्रोत्साहन जैसे सहायता प्रदान करना शिक्षार्थियों को धीरे धीरे कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के कौशल हासिल करने में मदद करना। चलिए ठीक है, ये है शिक्षार्थी को धीरे धीरे क्या करना है, कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के लिए कौशल हासिल मतलब मदद करना है। ठीक है, यहाँ पे आलम्बन का मतलब ये होता है। आगे लेखन वैकल्य की विशेषता। ठीक है, लिखित कार्य में चुनौतीपूर्ण कैसे, किस तरीके से। लेखन वैकल्य एक अधिगम की अक्षमता है जिसमें लेखन कौशल या लिखित कार्य के साथ चुनौतियां होती हैं। इसमें लिखावट, वर्तनी और लिखित पाठ को व्यवस्थित करने में कठिनाई शामिल है। लेखन वैकल्य से पीड़ित व्यक्ति अक्षरों को सही ढंग से बनाने, स्पष्ट रूप से लिखने या लिखित रूप में अपने विचारों को सुसंगत रूप से व्यक्त करने में संघर्ष कर सकते हैं, भले ही अन्य बौद्धिक क्षमता अप्रभावित हो। ठीक है, तो इसको लिखने में दिक्कत आता है, जिसमें आप देख पाइएगा कि लिखने या लिखित रूप में अपने विचार को सुसंगत रूप से व्यक्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ऐसे जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करता है। अगर हम ऐसे बातों पर ध्यान देंगे जो पहले से वो किसी चीज के प्रति जो मानसिकता बनाए हुए है, तो फिर क्या मतलब समस्या समाधान हुआ क्या? समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित नहीं करना है, निश्चित नहीं करना है किसी चीज को। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्या में, हाँ, जो बड़ा समस्या है उसको छोटा छोटा हिस्सा में बांट के हम सिखा सकते हैं। बड़ी और जटिल समस्या को छोटी प्रबंधनीय समस्या में विभाजित करना। ठीक है, हाँ, ऐसा कर सकते हैं। समस्या से संबंधित जानकारी केवल बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, किसी चीज को निश्चित नहीं करना है, केवल नहीं लगाना है, एक नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, इसलिए उसमें केवल नहीं लगाना है। देखिए, इसमें देख रहे हैं व्याख्या में क्या दिए हुए। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करने के लिए एक प्रोत्साहित करना चाहिए। यह रणनीति समस्याओं को कम भारी बनाती है और छात्रों को एक समय में एक समस्या हल करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। छात्र क्या करेंगे? एक समय में एक समस्या को हल कर पाएंगे। यह आलोचनात्मक सोच है और व्यवस्थित दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है, जो समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में जटिल चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समस्या को समाधान करना है। ठीक है, और छात्रों को एक समय के लिए एक समस्या हल करने में ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यह आलोचनात्मक सोच और व्यवस्थित दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, आलोचनात्मक सोच और व्यवस्थित दृष्टिकोण को। चलिए आगे देखिए, कथन और कारक दिया हुआ है। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए।
समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री में मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीति को बिल्कुल भी मूल्यांकन नहीं करना है। अंक से किसी भी बच्चा को निर्धारित नहीं करना है। मानकीकरण को अपनाना, ठीक है। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बहुत सारे तरीका लगा के उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन मूल्यांकन अंक से उसके ज्ञान का निर्धारण नहीं करना चाहिए। मूल्यांकन रणनीति बहुत गलत है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ए सही है और आर क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए सही है किंतु आर गलत है। कैसे देख लीजिए, ए जो है सही है। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता, ठीक है, इसको हम सीधा कर ले रहे हैं। आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सही है। बहुसंवेदी सामग्री विविध शिक्षण शैलियों को संबोधित करती है, जिससे विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से संलग्न होने में मदद मिलती है। आर गलत क्यों है? समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री में मानकीकरण के साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। गलत है, मानकीकरण नहीं करना है। मानकीकरण समावेशी के सिद्धांत का खंडन करता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सीखने के अंतरों को पूरा नहीं कर सकता है। समावेशी कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को समायोजित करने के लिए लचीली विभेदित सामग्री और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ठीक है। विभेद नहीं करना है, अंक से बच्चों को निर्धारित नहीं करना है, मतलब मानकीकृत और मूल्यांकन रणनीति नहीं अपनाना है, ठीक है। आगे, रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, ठीक है। सीखना वर्तमान समय का विस्तार और परिवर्तन है। व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग को कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है, स्लेट पर संघों को लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। रचनावादी दृष्टिकोण में सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, जहां व्यक्ति अपने अनुभवों और प्रतिबिंब और पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से अपनी समझ को विस्तारित और परिवर्तन करके अपने पूर्व ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदार है। कोई भी आदमी ज्ञान का निर्माण करेगा तो जितना टीचर सक्रिय रहेंगे, बच्चों को भी उतना ही सक्रिय होना आवश्यक है। अब फिर अभिकथन है और कारण है। अभिकथन में बोल रहा है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित करते हैं। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों मतलब बच्चों के दैनिक जीवन और उसके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से तो बिल्कुल परिचित कराएंगे। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, कि इसका व्याख्या कर रहा है। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ठीक है। जिस समाज जिस संस्कृति से उठ कर आए हैं उसके बारे में तो बच्चों को बताना ही पड़ेगा। आगे,
प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। सही है, क्योंकि छात्रों के संदर्भों को समझने से शिक्षकों को उसके साथ बेहतर ढंग से जुड़ने और अपनी शिक्षण रणनीतियों को तैयार करने में मदद मिलती है। कारण सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सही है, क्योंकि छात्र अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। ए और आर के बीच संबंध कारण आर बताता है ए के बारे में बताएगा। ए क्योंकि महत्वपूर्ण है, मतलब ए महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को दैनिक जीवन में सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना, ठीक है, महत्वपूर्ण है क्योंकि सीखना सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। हम सीख सकते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से सीख सकते हैं। इसलिए प्रभावी शिक्षकों को सार्थक सीखने की अनुभव बनने के लिए अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? यहाँ नेगेटिव बात है, जानकारी को रटने के बारे में। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से जानकारी को रटने के बारे में नहीं बताता है। यह शिक्षार्थियों की भागीदारी के कारण सीखी गई बातों को लागू करने की शिक्षार्थी की क्षमता पर बल देता है। यह बौद्धिक संलग्नता के माध्यम से उच्च क्रम की सोच और विकास के कार्य को संदर्भित करता है, जो पैटर्न पहचान और धारणा संघ का उपयोग करता है। अभिकथन में दे रहा है शिक्षिका, 12 नंबर क्वेश्चन, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के लिए कार्ड देना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी चीज से जेंडर वाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि लड़कों को कोई खास चीज को करना है, खेलों में भाग लेना है, लड़कियों को कला में बांटना नहीं है। जिसको जो मन करेगा वो कर सकते हैं। बच्चों मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विविधताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है। ए और आर दोनों ही गलत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लड़का अंतर्निहित जैविक विविधता के कारण करता है, ऐसा नहीं। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो अभिकथन में क्या दिए हुए व्याख्या में देखिए, शिक्षिका अपनी कक्षा में लड़कों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न लड़कियों व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देना चाहिए। गलत है, दोनों ही गलत है। किसी खास चीज से प्रोत्साहित नहीं करना है कि आप ये कीजिए और लड़की ये करेगी। यह लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देने की अपेक्षा में बढ़ावा दे रहा है। शिक्षकों को समानता को बढ़ावा देने और पारंपरिक लैंगिक भूमिका, तो यहाँ देखेंगे शिक्षकों को समानता और बढ़ावा देने और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को तोड़ने के लिए सभी छात्रों को लिंग की चिंता के लिए बिना विभिन्न गतिविधि के भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, किसी चीज को निर्धारित नहीं करना है। आर में बोल रहे हैं बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विविधताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। ये भी बात गलत है, ऐसा नहीं है। जैविक विविधता के कारण लैंगिक भूमिका मुख्य रूप से जैविक अंतर की अपेक्षा सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक अपेक्षाओं और पालन पोषण द्वारा आकार देता है। जो आपको काम को लेकर आपको जेंडर वाइज देखने को मिलता है कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेगी, तो ये एक्चुअली सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक और पालन पोषण की वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर ये चीज हटाना है तो किसी चीज को ऐसा नहीं बोलना है कि लड़की ही काम करेगी या लड़का ही काम करेगा, तो ये जेंडर वाइज हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। करने और चलने फिरने के माध्यम से। गति संवेदी शिक्षार्थी, ठीक है। गति संवेदी शिक्षार्थी करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। गति संवेदी शिक्षार्थी हाथों से की जाने वाली गतिविधियों, हरकतों और कार्यों के साथ शारीरिक जुड़ाव के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। वे जानकारी को प्रभावित ढंग से समझने और बनाए रखने के लिए सक्रिय भागीदारी जैसे प्रयोग करना, निर्माण करना, क्रिया करना पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चा ऐसा भी होता है जो चलते फिरते भागते दौड़ते कुछ कुछ करके सीखना चाहता है, उसको हम गति संवेदी शिक्षार्थी कहेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार को डैश बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगी। बुद्धिमत्ता उच्च प्रदर्शन, ठीक है। वैज्ञानिक तार्किक करेगा और ये जो मूर्तिकार होगा वो गति संवेदी। तो यहाँ देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार यह वैज्ञानिक सामान्यतः एक उच्च तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है, जिसमें मजबूत तर्क, समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक कौशल शामिल होते हैं। दूसरी ओर एक मूर्तिकार उच्च शारीरिक गतिविधि बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है और जिसमें कलात्मक कृतियों को बनाने के लिए हाथों का कुशल उपयोग और समन्वय शामिल होता है, ठीक है। मूर्तिकार और वैज्ञानिक के बीच के बात को बताए हैं हार्वर्ड गार्डनर। समावेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी शिक्षा, जब समान रूप से सबको शिक्षा मिल सके, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, ठीक है। लचीला पाठ्यक्रम, तो लचीला पाठ्यक्रम तो एकदम जरूरी ही है। ऐसा हो कि ज़्यादा न हार्ड हो न ज़्यादा इजी, लचीलापन है। सहयोग करना अधिगम में तो जरूरी है। गम इमारतें पृथक्करण और नामीकरण नहीं, बिल्कुल नहीं। अलगाव नहीं होना चाहिए समावेशी शिक्षा में, और ना मूल्यांकन करना है, ना नामीकरण करना है कि ये खास लड़का लड़की तेज है, चाहे इस तरीके से अंक से निर्धारित नहीं करना है समावेशी शिक्षा में। ABD ये जो है समावेशी को सबसे बेहतर तरीके से एक लचीले पाठ्यक्रम के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है, जो विविध अध्ययन की आवश्यकताओं को समायोजित करता है। सहकर्मी समर्थन और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी शिक्षण और सभी छात्रों के लिए भौतिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुलभ भवन प्रदान करता है। अलगाव और लेबलिंग समावेशन के लक्ष्यों के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि वे एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने की अपेक्षा छात्रों को अलग थलग और कलंकित करते हैं। बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो वो बेहतर रूप से सीखते हैं। बच्चे जब सीखने के लिए माध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं, ठीक है। जो भी उनको सीखने के लिए माध्यम मिलता है उसके लिए उनके मन में उत्साह सीखने के प्रति रहता है, तो वो जो अनुभव करते हैं वो बेहतर रूप से सीखने के लिए रहता है। तो देखिए बच्चे जब बेहतर सीखते हैं तब उन्हें सीखने की गतिविधि में मध्यम स्तर का उत्साह और जुड़ाव महसूस होता है। यह स्थिति उन्हें तनाव या बोरियत से अभिभूत किए बिना रुचि और प्रेरणा देती है। अत्यधिक चिंता या सीखी हुई असहायता सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जबकि कम सतर्कता से विरकित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अभी कथन में है।
5 से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ये बात सही है, नहीं दबाव डालना है। बच्चे 5 से 6 वर्ष के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जी हाँ, दबाव नहीं देना है क्योंकि ये खुद ही कौशल को बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर व्याख्या कर रहा है ए का। आगे देखिए, इसका पढ़िए व्याख्या। बोल रहा है ए के बारे में, 5 से 6 वर्ष की कम आयु के बच्चे को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। सही है। इस आयु में बच्चे की मोटर स्किल्स पूरी तरह विकसित नहीं होती है और अधिक दबाव डालना उसे आत्मविश्वास और रचनात्मकता को प्रभावित करता है। उसके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को प्रभावित करेगा। जबरदस्ती नहीं करना है कुछ। 5 से 6 वर्ष के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। सही है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि छोटे बच्चों की मांसपेशियों का विकास और लिखावट का नियंत्रण धीरे धीरे समय के साथ होती है। आर सही तरीके से अभिकथन ए की व्याख्या करता है। ठीक है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। आर ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है। 5 से 6 वर्ष बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने चाहिए। इस तथ्य को दर्शाता है कि छोटे बच्चे मांसपेशियों का विकास और लिखावट का नियंत्रण धीरे धीरे समय के साथ होता है। सही व्याख्या करता है क्योंकि यह समझाता है कि बच्चों को दबाव क्यों नहीं डालना चाहिए। उसके कौशल का विकास स्वाभाविक रूप से समय के साथ होता है। हम कितना भी दबाव डाले, बच्चा समय के साथ ही अपना कौशल का विकास कर पाएगा। ठीक है, इसमें यही था। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बच्चे प्रायः अपने आसपास के घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी का बाल्टी या ढो कर थक चुके थे। ऐसे व्याख्या चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, विचार कर सकते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है, बच्चे तर्क कर सकते हैं। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। ऐसा नहीं है, तुलना नहीं करना है किसी से। 4 संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। इसका व्याख्यान देखेंगे, जिसमें देखा है बच्चों द्वारा घटनाओं की व्याख्या प्रायः उसके आसपास की दुनिया को समझने के लिए उसके कल्पनाशील और रचनात्मक प्रयोग को दर्शाती है। यह व्याख्याएं उनके सीमित ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभवों और सांस्कृतिक आख्यानों से प्रभावित होती है। इस तरह का तर्क बुद्धि की कमी या अक्षमता का संकेत नहीं है, बल्कि एक विकासात्मक चरण है जहां वे जटिल घटनाओं को समझने के लिए भोलेपन या सहज ज्ञान पर निर्भर हैं। ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार वर्णन किया गया है। 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न चरणों में है, जिसमें आप पढ़े होंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण बच्चे के सोच और समझने की क्षमता में एक अलग गुणात्मक बदलाव को दर्शाता है। ये चरण है संवेदी मोटर स्टेज, जिसमें सेंस ऑर्गन से पता लगता है। 0 से 2 वर्ष के बच्चा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये है
2 से 7 वर्ष के बच्चा, और संग्राही संक्रियात्मक अवस्था है ये 7 से 11 वर्ष तक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 वर्ष और उससे अधिक। ठीक है, यहाँ 20 नंबर देखेंगे। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके लिए साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। इस शिक्षक को, जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मतलब बच्चा, लड़का है ऋषभ, जो गुड़िया को उठा के खेल रहा है, बाकी बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो फिर ये तो यही हो गया ना। फिर उसके मन में भावना डाला कौन कि गुड़िया से सिर्फ लड़कियां खेल सकती हैं। ये तो फिर वही बात हो गया, लैंगिक रूढ़िवादिता का बात हो गया। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौना के साथ खेले, क्योंकि उसके दोस्त को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। ऐसा नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए इस आधार पर थोड़ी कहेंगे कि कोई और चाहता है, ऐसा नहीं करना है। ऋषभ बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देना। फिर वही बात हो गया, फिर से उसको गुड़िया हटाना क्यों। बाकी ऋषभ के गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चे को कहना चाहिए कि वे भी अपने पसंद का कोई खिलौना चुन सके। हाँ, अपने पसंद के खिलौने के साथ खेलना है, चाहे वो गुड़िया है चाहे कार है। ऐसे लड़का खेलेगा इसी चीज से, तो ऐसे नहीं करना है, जेंडर वाइज नहीं करना है। यहाँ देखेंगे ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद के कोई खिलौने चुन सकते हैं। इस स्थिति में शिक्षकों का उद्देश्य लैंगिक भूमिका से जुड़े पूर्व आग्रहों को तोड़ना है। जो पहले से मानसिकता बना हुआ है उसको तोड़ना है और बच्चों का स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करना होना चाहिए। आगे दिया है लैंगिक समानता। गुड़िया या कार जैसी खिलौने को केवल लड़कियों या लड़कों से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को अपनी रुचियों और पसंद के आधार पर खेलने की आज़ादी दी जानी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण दूसरे बच्चे को भी अपनी पसंद के खिलौने चुनने के लिए प्रेरित करना और उससे आत्मविश्वास और व्यक्तिगत पसंद को बढ़ावा देना है। भेदभाव से बचाव के दृष्टिकोण से शिक्षक एक समावेशी और भेदभाव रहित वातावरण बनाने में मदद करता है। ठीक है, समावेशी से सबके लिए समान और भेदभाव नहीं रहेगा, ऐसा क्लास बन पाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास के डैश कहलाती है। विकास का चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाता है। क्या बोल रहा है, विकास के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण अवधि वह समय सीमा है जिसमें व्यक्ति विशेष उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं। यह वह समय होता है जब विशिष्ट कौशल जैसे भाषा, मोटर कौशल के विकास के लिए उत्तम अवसर होता है। यदि वह समय के विकास के लिए उत्तम अवसर होता है, यदि इस समय अवधि में उचित अनुभव या उत्तेजनाएं नहीं मिलती तो संबंधित कौशल का विकास बाधित हो सकता है। शिक्षक 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार
से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने समय डैश से बचाना चाहिए। तो विकर्षण और शोर करने से बचाना चाहिए। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार को से जूझ रहे छात्रों को आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए, तो यहाँ पे उसको विकर्षण से और शोर करने से बचाना चाहिए। न्यूनता और अतिक्रियाशीलता विकार वाले छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और शोर या विकर्षण उसके ध्यान भटकाने का मुख्य कारण बन सकता है। इस स्थिति में शिक्षकों को एक शांत और व्यवस्थित वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिससे छात्र अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सके। जो बच्चा का मन नहीं लगता है पढ़ने में, उसको शांत जगह देना जरूरी है। उसको विकर्षण और शोरगुल से बचाना जरूरी है। विकर्षण को कम करने से छात्रों को निर्देशों का पालन करने और कार्य पर ध्यान देने में मदद मिलती है। शोर रहित वातावरण छात्रों के लिए एक संरचनात्मक और अनुकूलनीय शिक्षा का वातावरण बनता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। निरुत्तर क्या है? निरुत्तर बच्चों में नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्रमिक चरणों में होता है। ठीक है, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के अपने सिद्धांत में बताया कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। उसका सिद्धांत 3 मुख्य स्तरों और 6 चरणों में विभाजित है। पहला सजा और आज्ञाकारी, दूसरा है पारंपरिक। ठीक है, पूर्व पारंपरिक स्तर में देखेंगे तो सजा और आज्ञाकारी पारंपरिकता। दूसरा है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर पर क्या है, यहाँ देखेंगे अच्छे लड़कियां लड़की का अभिप्राय, कानूनी और व्यवस्था। उत्तम परंपरागत स्तर सामाजिक अनुबंध, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। कोहलबर्ग का यह सिद्धांत बच्चों के नैतिक तर्क और उसके विकास के क्रमिक चरणों को स्पष्ट करता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पारंपरिक कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में परंपरागत स्तर का मुख्य आधार यह है कि व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय इस बात पर आधारित करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। परंपरागत स्तर में नैतिकता का ध्यान सामाजिक स्वीकृति और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने पर होता है। इस स्तर के लिए 2 चरण हैं, अच्छा लड़का या लड़की चरण। नैतिक निर्णय इस पर आधारित होता है कि अन्य लोग व्यक्ति को कैसे देखते हैं। कानून और व्यवस्था चरण। नैतिकता कानून और सामाजिक नियमों को बनाए रखने पर केंद्रित होता है। इसलिए लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं यह सोचना परंपरागत स्तर का हिस्सा है। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 9, 9 - 5 4 पीछे के तर्क को समझना में असमर्थ है, इसका कारण है अपरिवर्तनीयता। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार यहाँ पर देखेंगे हम। ठीक है, आपको यहाँ क्वेश्चन लिखा था 25 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जो सरल गणित में जोड़ता है फिर घटाता है, पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, उसको पता नहीं चलता पीछे क्या हो रहा है आगे क्या हो रहा है, तो इसको कहते हैं अपरिवर्तनीयता। जीन पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे विशेष रूप से पूर्व संक्रियात्मक चरण में, छोटे बच्चे प्रायः अपरिवर्तनीयता के कारण सरल गणितीय तर्कों को समझने में असमर्थ होता है।
अपरिवर्तनीयता का अर्थ है कि बच्चा यह समझने में असमर्थ होता है कि किसी प्रक्रिया को उलटकर प्रारंभिक स्थिति में लौटाया जा सकता है। उदाहरण, यदि बच्चा 4 + 5 9 समझ लेता है तो वह यह समझने में कठिनाई महसूस करता है कि 9 - 4 9 - 5 4 भी सच है। इस तथ्य को दर्शाता है कि बच्चों की सोच तर्कसंगत और संपूर्ण बनने में अभी विकास के चरण में है। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ। अभी कहते हैं शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बच्चे टीचर से दूर रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकार वातावरण में प्रभावित ढंग से होता है। किसी चीज को डिसाइड क्यों कर देते हो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। दोनों ही गलत है, देख लीजिए, दोनों ही गलत है। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी पर डालना चाहिए। ये गलत बात है। शिक्षकों को बच्चों के संपर्क में रहना जरूरी है, उससे बातचीत करना जरूरी है। शिक्षकों को मुख्य कार्य छात्रों के साथ सकारात्मक और सहायक संबंध बनाना और दूसरे दूरी बनाना अधिक प्रक्रिया को बाधित करता है। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण की अपेक्षा एक एकाधिकार वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। गलत है। शिक्षा का सर्वोत्तम परिणाम तब होता है जब छात्रों को लोकतांत्रिक और समावेशी वातावरण मिलता है, जहां वे स्वतंत्र रूप से सोच और अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जहां वो स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। वहां पे वो अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। ऐसा नहीं है, सहायता किया गया चीज कैसे बाधा डाल सकता है। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। खास चीज को सिखाया जा रहा है, इसलिए गलत होगा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चों स्वतंत्र रूप से पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 नंबर बोल रहा है शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। गलत है। वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित आलम्बन एक सहायता तंत्र है जो छात्रों को ऐसे कार्य करने में मदद करके सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। मतलब शिक्षक अगर सहायक बनेंगे, आलम्बन बनेंगे तो उसको सीखने में सहायता प्रदान होगा, ना कि बाधा प्रदान होगा। सहायता जो छात्रों को ऐसे कार्य करने में मदद करके सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकते। यह सीखने में बाधा डालने की अपेक्षा इसे सुगम बनाता है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। गलत है। वाइगोत्स्की ने इस बात पर बल दिया कि सीखना मुख्य रूप से सामाजिक संपर्क और अधिक जानकार लोगों के मार्गदर्शन के माध्यम से होता है, न केवल स्वतंत्र कार्यों के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। देखिए, बस 2 क्वेश्चन और बच गया, 30 क्वेश्चन है सीडीपी का। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। ठीक है। बाह्य प्रेरणा बाहरी कारकों
या वातावरणीय परिणामों से आती है, जो कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस बाहरी कारकों में पैसे, ग्रेड, मान्यता और पुरस्कार या दंड जैसी नकारात्मक परिणाम से बचाना भी शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, एक एथलीट जो पदक जीतने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है, वह बाहरी रूप से प्रेरित है। आंतरिक प्रेरणा वे विपरीत, जहाँ गतिविधि स्वयं संतुष्टि प्रदान करती है, वहाँ प्रेरणा बाहरी प्रोत्साहनों पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब अंतिम रूप से ये बोल रहा है कि आपको काम करके संतुष्टि मिल जाए, ना कि आप मेडल के लिए या ग्रेड के लिए काम करें, बल्कि काम को इसलिए करें क्योंकि काम से आपको संतुष्टि मिलता है। ये बात बोला जा रहा है कि अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। ठीक है ना, कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा है? ठीक है, बाहरी वातावरण से, जैसे कि गोल्ड मेडल, ये सब चीज के लिए काम करना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत संवेदी चालक अवस्था, दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं: वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष, संवेदी चालक अवस्था में दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। देख लीजिए क्या है दो। वस्तु अस्थायित्व यह समझाता है कि वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब वे दृष्टि से बाहर होती है, जो लगभग 18 से 12 महीने में उभरती है। स्थगित अनुसरण पहले देखी गई क्रियाओं के नकल करने की क्षमता, जो बच्चों की बढ़ती स्मृति और प्रतीकात्मक विचार को प्रदर्शित करती है। ये मील के पत्थर शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास की नींव रखते हैं। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। अनियंत्रित पैदा होते हैं, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं, सामाजिक होने की आवश्यकता है। तो दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उन्हें नियमित तय करते हैं, जो इसकी नियति तय करते हैं। चलिए, CDP का 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब सेट 2 का और मैथ्स का हम अलग बना देंगे प्लेलिस्ट। हर विषय का EVS का अलग बना देंगे, CDP का अलग। अब प्रीवियस ईयर जो आगे का है उसमें का CDP निकाल के हम आपको अलग बना देंगे वीडियो। ठीक है, और मैथ्स के लिए हम अलग से इस बुक को सॉल्व करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप मैथ के लिए देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम कॉपी में लिख के अच्छे से बता देंगे। ठीक है, देख लीजिए, ये है 15 नंबर का, यहाँ से आएगा, और 15 नंबर का पेडागोजी का क्वेश्चन रहता है। तो पेडागोजी का 2005 में कौन कौन सा नीति आया है, सो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका भी ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर का है वो लगवाएंगे, और यहाँ से जो 15 नंबर का इससे आएगा, सबका थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, बनने लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।